हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बसेज इन पावर सिस्टम। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए जो जनरेटिंग बसेज होती हैं, वो बसेज जिन पे जनरेटर कनेक्ट है और वो बसेज जिन पे लोड कनेक्ट है, किसी लोड बस को दो या दो से ज़्यादा जनरेटर बसेस से कनेक्ट किया जाता है ताकि हमारी रिलायबिलिटी बनी रहे सप्लाई की। क्यों? क्योंकि अगर G1 फेल हो जाता है तो हमें इस लोड के लिए G2 से भी हम सप्लाई ले सकते हैं और इस लोड में भी अगर इन दोनों में से कोई एक फेल हो जाता है तो एक सप्लाई कर देगा। जो इसके इमरजेंसी लोड होंगे, ये लोड सेंटर मान लीजिए, इनके इमरजेंसी लोड्स होंगे, उनको वो सप्लाई कर देगा। हमने ये भी देखा था कि किसी एक बस को, कोई भी बस हो, चाहे वो जनरेटर बस हो, जनरेटर बस मीन्स जिस पे जनरेटर कनेक्ट है, लोड बस मीन्स जिस पे लोड कनेक्ट है, चाहे वो जनरेटर बस हो या फिर चाहे लोड बस हो, कोई भी बस हो, उसको डिफाइन करने के लिए उस बस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या वेरिएबल्स हमें मालूम होना चाहिए, वो हमने देखा था कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए था हमें मालूम, V, डेल्टा, P और Q। हमने ये देखा कि कोई भी बस हो तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या है वोल्टेज का उस बस पे, वोल्टेज का एंगल क्या है उस बस पे, P क्या है उस बस पे और Q क्या है उस बस पे। जैसे कि हमने पावर फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन वाला जो एसेंशियल बेसिक हमारा है, इसका जो एलिमेंट्री पार्ट कह लीजिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो सेंडिंग एंड भी है, एक रिसीविंग एंड है, हमने वहाँ पे देखा था, और एक मतलब रिसीविंग एंड दो सेंडिंग एंड से भी कनेक्ट है। हमने वहाँ पे एक जैसे एलिमेंट्री पार्ट है, ये एक लार्ज स्केल है, मतलब ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है किसका, जो हमने पढ़ा था पावर फ्लो ट्रांसमिशन लाइन का, कुछ ऐसा जो बनाया था हमने किया था कि यहाँ पे पावर फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन जो इक्वेशंस निकाले थे कुछ इस तरह निकाले थे। हमारा यहाँ पे लोड ऐसे कनेक्ट था और ये हमारी सेंडिंग एंड था, तो इसका हमने वोल्टेज जो लिया था Vs एट द एंगल ऑफ डेल्टा लिया था, Vr एट द एंगल ऑफ 0 हमने इसको रेफरेंस लिया हुआ था। यहाँ से कॉम्प्लेक्स पावर जो इंजेक्ट हो रही थी वो हो रही थी Ps प्लस jQs, यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स पावर रिसीव हो रही थी वो हो रही थी Pr प्लस jQr। तो ये देखिएगा, ये जो बस है, मान लीजिए सेंडिंग एंड बस जो है, ये 4 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं मिनिमम। हमें इस बस को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए 4 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, उसका एंगल, फिर जो एक्टिव पावर है और जो रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर हमने ये भी देखा था कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, पावर फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने पीछे देख चुके हैं हम लोग। इसी तरह अगर इस बस के लिए क्या है, यहाँ भी 4 चाहिए थे, हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए थे, Vr और एंगल हमने यहाँ 0 ले लिया था, एंगल तो चाहिए, यहाँ हमने रेफरेंस ले दिया, यहाँ फिर Pr और Qr। मीन्स अगर इन बसेज में से इन 4 बसेज हैं, हमने नंबरिंग भी कर रखी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इन 4 बसेस के लिए अगर प्रत्येक बस के लिए हमें जो वेरिएबल चाहिए, 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, हर एक बस के लिए 4 नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए, किस लिए, इस बस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो ये हमारा पावर सिस्टम दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे कितनी बसेज है, 4 बसेज हैं। मान लीजिए n बसेज हों, n बसेज, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 4n। क्यों? क्योंकि एक बस पे हमें चाहिए ये सारे 4 वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे 4 बसेज है या n बसेज हैं, 4n हो जाएगा। यहाँ पे जैसे n इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 16 वेरिएबल्स। ठीक, ओके। अब हमने ये देखा जो हर एक बस पे से भी हमने यहाँ बनाया था, हर एक बस पे जो पावर फ्लो इक्वेशन हमें मिल रहे थे, P और Q मिल रहा था, पावर फ्लो इक्वेशन P और Q मिल रहा था, मतलब प्रत्येक बस पे हमें 2 इक्वेशंस मिल रहे थे। ठीक है, पावर फ्लो के लिए जैसे PS और QS था, यहाँ पे QS, यहाँ पे PR और QR था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हर एक बस के लिए 2 पावर फ्लो के इक्वेशन मिल रहे हैं। मीन्स अगर n बसेज हैं या 4 बसेज हमारे जैसे इस सिस्टम में, तो कितने इक्वेशंस मिलेंगे,
8 इसके लिए 8 मिलेंगे और n बसेस के लिए 2n मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पावर फ्लो इक्वेशंस एट ईच बस इज इक्वल टू 2। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पावर फ्लो इक्वेशन कितने हो जाएंगे? एक बस के लिए 2 है तो 4 बसेस के लिए 8 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अभी हमने लिया है इस सिस्टम के लिए हमारा n इज इक्वल टू 4 है। ठीक, 2n यहाँ 4 है हमारा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। n इज इक्वल टू हमने 4 लिया है तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे हमें 8। अब टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 16। टोटल इक्वेशंस कितने हैं? 8। मैथमेटिक्स के हिसाब से हम जानते हैं कि जितने इक्वेशंस होते हैं मैक्सिमम उतने ही वेरिएबल उन इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सपोज दैट हम एक इक्वेशन ये लिखते हैं x + y = 5, x - y = 3। तो हम इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे हम ये कर दें x + y + z = 5, x - y - z = 1, तो क्या हम इस इक्वेशंस इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इन दो इक्वेशंस से कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। मीन्स क्या कहता है मैथमेटिक्स के हिसाब से कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे मैक्सिमम हम उतने ही अननोन वैल्यूज़ या अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन, तो हम यहाँ पे दो तो आराम से इस इक्वेशन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z है और यहाँ पे इक्वेशंस केवल हैं 2। तो इसी तरीके से समझिएगा, इक्वेशंस यहाँ पे कितने हैं? 8। ठीक, तो मैक्सिमम हम कितने अननोन सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशन से? 8 ही तो कर पाएंगे, 8। तो इससे क्या हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स क्या हो गए? 8। इन इक्वेशंस के लिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 8 चाहिए। ठीक, तो हमारे पास हैं कितने टोटल? 4n वेरिएबल्स हैं, 4n हैं वेरिएबल्स। ठीक है, 8 इक्वेशन बन रहे हैं तो हम मैक्सिमम 8 अननोन रख सकते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 8 अननोन। ठीक, तो अब बाकी की जो बचे 2n वो हमें नोन होने चाहिए। 2n इज इक्वल टू 8 नोन। अगर हमें इक्वेशन से सॉल्व करना है तो हमें इस सिस्टम के लिए 8 वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए या 2n वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जबकि हम 8 अगर अननोन है या 2n अननोन वेरिएबल्स हैं तो हम इन इक्वेशन से 2n जो इक्वेशंस हैं, अभी हम n को लेकर चलते हैं, हम अपने इस सिस्टम के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो 8 इक्वेशंस हैं, ठीक, 16 वेरिएबल्स हैं टोटल, उसमें से 8 ही तो हम अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा मैथमेटिक्स से। बाकी के 8 हमें नोन होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम के लिए कौन से वेरिएबल्स नोन होने चाहिए और कौन से अननोन होने चाहिए, ये देखते हैं। मैथमेटिक्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो कोई भी वेरिएबल हो, मान लीजिए बस 1 के लिए सारे वेरिएबल्स हमें नोन हो गए, P1, Q1, V1, डेल्टा, मान लीजिए सपोज दैट, P2, Q2, V2, डेल्टा 2, ये सारे वेरिएबल्स नोन, ये हमें नोन हो गए। बाकी के जो हैं वो अननोन हो गए। ठीक, बाकी के अननोन हो गए। तो मैथमेटिक्स के साथ हमारा सही है, लेकिन अब ज़रा ये देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स हमें तो पावरफुल इक्वेशंस मिल नहीं थी हमें, अगर ये है चारों, मतलब कोई भी 8 वैल्यू अननोन है तो हम बाकी की 8 वैल्यू अननोन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं या अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स
मैक्सिमम इसे कहेंगे हम, इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 8। सो टोटल नंबर ऑफ नॉन वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ नॉन वेरिएबल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हो गए। अब कंसीडर करिए ये जनरेटर बस को। अब हमें ये देखना है कि कौन सी हम नॉन वेरिएबल्स रख सकते हैं। इस जनरेटर बस को कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो इस जनरेटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मालूम होना चाहिए। पहला तो हमें इसका वोल्टेज मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेटेड वोल्टेज पे जनरेट कर रहा है पावर को। जो भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो भी सिस्टम लगा हुआ है, वो सब एक वोल्टेज पे काम कर रहा है। तो इसका हमें जनरेटर बस के लिए क्या मालूम होना चाहिए। फॉर जनरेटर बस नोन क्या होना चाहिए हमें। पहला चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ V, इसे हम वोल्टमीटर वगैरह से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर कोई भी ऑपरेटर्स है वहाँ पे जो लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ जो भी लगा हुआ है, वो रेटेड ये पहले तो ये रेटेड वोल्टेज पे कर रहा है जनरेट, इसका अपना रेटिंग है, रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। दूसरा और जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर लगे हुए हैं मान लीजिए, तो उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। दूसरा क्या मालूम होना चाहिए हमें, इसके लिए दूसरा जो मालूम होना चाहिए वो P मालूम होना चाहिए। P नॉन हमें P होना चाहिए। P क्यों होना चाहिए मालूम? P इसलिए मालूम चाहिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए। टरबाइन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? टरबाइन के रोटेशन वगैरह पे डिपेंड करती है। F इज इक्वल टू PN/120 होता है, स्पीड वगैरह पे डिपेंड करती है। वो हम स्पीड वगैरह में भी देखेंगे। लेकिन अच्छा, दूसरे एस्पेक्ट से ये भी देखिए कि P जो है क्या है, कैपेसिटी है। मीन्स हमें कितनी लोड, कितना फ्यूल चाहिए। भाई फ्यूल इंजेक्ट होने पे ही तो हमें पावर मिल रही है। P मैकेनिकल पावर, टरबाइन वगैरह, बॉयलर वगैरह से जो जनरेट हो रही है, जनरेटर कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर में, फ्यूल की वजह से ही तो कर रहा है। तो हमें कितना फ्यूल चाहिए, फ्यूल रिक्वायरमेंट हमें रेज करने के लिए, जनरेटिंग स्टेज में फ्यूल रिक्वायरमेंट रेज करने के लिए हमें P भी मालूम होना चाहिए। तो दो वेरिएबल्स V और P हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है, जनरेटर बस के लिए। क्योंकि अब इस जनरेटर बस पे P और V मालूम है, हमने ये माना, तो इसको हम कहते हैं PV बस। PV बस क्यों? क्योंकि P और V हमें मालूम है, ठीक है। अब ये जनरेटर बस होंगे दोनों। अब हम लोड की बात करते हैं। ये मान लीजिए लोड है, तो अगर हम इसका ये कहें कि ये लोड P मेगावाट का है या 5 मेगावाट का है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? लोड दे दिया, 5 मेगावाट का लोड कनेक्ट है, क्या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पावर फैक्टर का भी दिया होना ज़रूरी है, cos फाई भी ज़रूरी है। और हमने ये कहा था cos फाई को दूसरे फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग Q से कर सकते हैं, Q से करते हैं, ठीक है। तो हमें लोड बस पे जो चाहिए, जो लोड बस है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो P चाहिए, दूसरा हमें Q भी चाहिए। तो फॉर लोड बस नोन क्या हो गया, P और Q। इसी वजह से इसको हम लोग कहेंगे PQ बस। क्यों? क्योंकि यहाँ P और Q की वैल्यू हमें नोन है, ठीक है। फॉर लोड बस नोन PQ है। हमने क्यों कहा? क्योंकि लोड तो मालूम ही होता है भाई, लोड कितना कनेक्ट है, उसके साथ उसका पावर फैक्टर मालूम चाहिए। पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका रिएक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर मतलब Q। तो हमने ये देखा प्रैक्टिकली कि जनरेटर बस के लिए हमें जो नॉन वैल्यूज होनी चाहिए वो P और V होना चाहिए, और जो लोड बस के लिए होना चाहिए वो P और Q बस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो ये जनरल के, यहाँ पे तो ये है कि एक बस पे या तो जनरेटर जुड़ा हुआ है या तो लोड जुड़ा हुआ है। अगर सपोज करिए अगर कोई ऐसा है, कोई अगर ऐसी बस है जिस पे जनरेटर भी जुड़ा हुआ है और साथ में लोड भी जुड़ा हुआ है, मान लीजिए लोकल डिमांड वगैरह से जुड़ी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, PQ बस कहेंगे या PV बस कहेंगे, या लोड बस कहेंगे या जनरेटर बस कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इस बस पे किन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम है, किन दो वेरिएबल्स की
P और Q अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम इसे PQ बस की तरह ट्रीट करेंगे। अगर P और V दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम इसे PV बस की तरह ट्रीट करेंगे। हम ये देखेंगे क्या डाटा इस बस के लिए दिया हुआ है, वेरिएबल्स जो नॉन वेरिएबल्स हैं इस बस के लिए वो क्या है, उसी हिसाब से इसको हम PQ भी कह सकते हैं या PV बस कह सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है, जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, जिस वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर अब हम ये देखते हैं इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से ये हुआ कि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर हम टेबल बनाते हैं एक नॉन और अननोन की इस अपने पावर सिस्टम के लिए जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है तो कुछ इस तरह बनेगी। बस नंबर, नॉन, अननोन। बस 1 क्या है हमारी, बस 1 जनरेटर बस है। इस पे क्या हमें चाहिए P और V चाहिए। ठीक है, तो P1 और मैग्नीट्यूड ऑफ V1। अननोन क्या हो जाएंगे इस पे, बाकी के जो बचे हैं Q और डेल्टा, Q1 और डेल्टा 1। इसी तरह की जनरेटर 2 भी बस है, जनरेटर बस 2 भी जनरेटर बस है, जनरेटर कनेक्ट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा P2 और ये V2, यहाँ पे Q2 और डेल्टा 2। ठीक, इसी तरीके से ये देखिएगा तीसरी वाली बस जो हमारी लोड बस है, लोड बस पे क्या हमें मालूम होना चाहिए, P और Q मालूम होना चाहिए। नॉन क्या होना चाहिए, P और Q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन P3 Q3, अननोन क्या होगा V3 और डेल्टा 3। ठीक, इसी तरीके से फोर्थ बस हमारी क्या है, लोड बस है, यहाँ भी P4 Q4, ये V4 और डेल्टा 4। ठीक है, ये हमारी टेबल बन जाती है नॉन और अननोन की इस पावर सिस्टम के लिए। तो अभी तक हमने कोई भी लोड फ्लो एनालिसिस नहीं करी है, केवल हमने ये देखा क्या नॉन होना चाहिए क्या अननोन होना चाहिए। तो इस टेबल को अगर देखते हैं तो प्रत्येक बस के लिए, हर बस के लिए एक चीज़ दी हुई है। क्या दी हुई है, P, चाहे वो P1 हो, P2 हो, P3 हो, ये चीज़ें दी हुई हैं। P1 P2 P3 जो भी सारी चीज़ें हैं ये दी हुई हैं। ये देखिएगा, बिफोर कंप्लीटिंग LFA मतलब लोड फ्लो एनालिसिस हमने नहीं करी, फिर भी हमें चारों बसेस पे जो रियल पावर है P1 P2 P3 P4 वो दी हुई है। ठीक है, तो हमारा तो यहाँ पे सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन कहानी में भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, ये देखिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ दिया हुआ है, ठीक, लेकिन भाई ये ट्रांसमिशन लाइन जुड़ी हुई है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही बसेस जुड़ी हुई है ना, तो इनका कुछ लॉस भी होगा, उन्हें हम मान लेते हैं ट्रांसमिशन लॉस को हम मानते हैं PTL, ट्रांसमिशन लाइन लॉस, सपोज दैट मान लीजिए PTL है। ठीक है, अगर इस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं 1 और 3 के बीच में जो है, तो PTL कैसे कैलकुलेट होगा, PTL कैसे कैलकुलेट होगा, PTL कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी। अच्छा, पहले एक चीज़ ये देखिएगा कि ट्रांसमिशन लाइन लॉस है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सपोज दैट ये मान लीजिए कि 90 मेगावाट का लोड ये है, ठीक, 40 मेगावाट का लोड ये है। ठीक है, तो मान लीजिए ये भी 30 मेगावाट का लोड ये है, जनरेटर है, 30 मेगावाट का जनरेटर है, लोड 90 मेगावाट और 40 मेगावाट। तो P1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, P1 भाई इन दोनों को सप्लाई करेगा कौन, ये दोनों मिला के। ठीक है, 30 मेगावाट है तो 90 प्लस 40 130, 30 में से 30 मेगावाट G2 ने सप्लाई कर दिया, कितना बचा 100 मेगावाट। क्या ये सही है, 100 मेगावाट, क्या ये केवल ये 100 मेगावाट सप्लाई करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इस ट्रांसमिशन लाइन लॉस जो हो रहा है उसको भी तो कहीं से कहीं सप्लाई देनी होगी, उसको भी तो कहीं से सप्लाई करना पड़ेगा सिस्टम को चलाने के लिए। तो जो PTL होगा, मान लेते हैं कि हम जो मतलब
अब जो PTL को एडजस्ट करना है वो हमें करना है इस बस पे। P1 हमारा, अगर ये सारा नोन है तो P1 हमारा क्या हो जाएगा 100 मेगावाट प्लस PTL, ठीक है, 100 मेगावाट प्लस PTL। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको भी इसको पूरा करना है, ठीक है, इन लोड डिमांड के साथ साथ इसको भी पूरा करना है। अच्छा, हम अब ये देखते हैं कि कौन पूरा करेगा इसे। लोड पूरा करेगा, लोड पूरा करेगा या इसको कौन पूरा करेगा? ये जनरेटिंग वाला जनरेटर पूरा कर सकता है या फिर डिमांड। भाई लॉसेज है कुछ इस तरह हम लिखते हैं ना, PG जनरेशन PD प्लस PTL, मतलब जितनी जनरेट हो रही है पावर इज इक्वल टू कितना है जो डिमांड है लोड की प्लस ट्रांसमिशन लॉस। अगर PD, एक केस बनता है कि PTL अगर वेरी कर रहा है तो हम PG को वेरी करा दें, जनरेटर को वेरी करा दें, जैसे हमने यहाँ पे कराया। दूसरा केस ये बनता है कि अगर हम PTL को वेरी कराते हैं तो इसको भी तो वेरी करा सकते हैं, PD को भी, लोड भी तो वेरी करा सकते हैं। कुछ इस तरह समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन है, ये हमारा लोड यहाँ पे 5 मेगावाट का कनेक्ट है, ठीक है, 5 मेगावाट का लोड कनेक्ट है। तो ट्रांसमिशन लाइन लॉस इसकी है 1 मेगावाट, ठीक, और तो ये टोटल कितना दे रहा है 6 मेगावाट। एक कंडीशन क्या बनती है, अगर 1 मेगावाट किसी वजह से चेंज होता है 1.5 मेगावाट में, एक कंडीशन तो हम इसे कर सकते हैं कि 6.5 मेगावाट कर दें, ठीक, जनरेशन पे। दूसरी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि 6 को वो रहने दें, 6 को जो है फिक्स रहने दें और बाकी 0.5 इसमें से 4.5 कर दें, इसे PD घटा दें, डिमांड घटा दें। लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली संभव है? नहीं, क्योंकि यार लोड एंड पे कनेक्ट है। हम बार बार कंज्यूमर को ये नहीं कहेंगे कि आप अपना लोड कम करिए। जो हमें करना है वो जनरेटिंग स्टेशन पे ही करना है, जो हमें एडजस्ट करना है वो जनरेटिंग स्टेशन पे करना है। कैसे करेंगे एडजस्ट? बाय फ्यूल इंजेक्टिंग, बाय वेरिएशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। जो हमारा फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं हम, जो मैकेनिकल एनर्जी हम इनपुट कर रहे हैं उसको वेरी करा के हम P1 को जनरेटर जो है जनरेटर बस है उसको वेरी कराते हैं, जनरेटर बस के लोड को वेरी कराते हैं। अच्छा, दूसरा अब ये देखते हैं कि ये तो हो गया। अब इसमें ये देखिए कि हमने ये कहा कि P1, P2, P3 तब ये इन्होंने, लेकिन अब इससे हम ये देख रहे हैं तो PTL इसमें एक जुड़ गया, एक टर्म PTL आ गया। अब PTL कैसे कैलकुलेट करते हैं? PTL कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, I13, मान लीजिए 1 से लेकर 3 के बीच में हम बात कर रहे हैं अभी, बस 1 से, I13 का स्क्वायर R13 यही होता है, ठीक है। अगर सिंगल फेज के लिए ये है, सिंगल फेज है, अगर 3 फेज है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। I1 को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? I13 को V1 एट द एंगल ऑफ डेल्टा 1 माइनस V3 एट द एंगल ऑफ डेल्टा 3 अपॉन Z13। मान लीजिए इसकी जो वो है इम्पिडेंस है वो Z13 है, तो I13 तो ऐसे कैलकुलेट होगी ना भाई, यही तो है, V1 माइनस V3 अपॉन Z13, ऐसी I13 कैलकुलेट होगी। अब ये देखिएगा कि हमें I13 कैलकुलेट करने के लिए V1 और डेल्टा 1 और V3 और डेल्टा 3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं V1 की तो वैल्यू मालूम है हमें, मान लीजिए, चलिए डेल्टा 1 की वैल्यू नहीं मालूम है, एक तो यहाँ पे अननोन हो गया, दूसरा V3 की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम और डेल्टा 3 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो अब क्या हुआ, हम बिना लोड फ्लो एनालिसिस किए हुए, पूरी लोड फ्लो एनालिसिस बिना किए हुए हम I13 को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन्स लोड फ्लो एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ, इन सारे अननोन वेरिएबल्स को बिना कैलकुलेट किए हुए, इन वेरिएबल्स को बिना कैलकुलेट किए हुए हम I13 को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब I13 को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम PTL को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, यही तो है, PTL को भी कैलकुलेट नहीं, और जब PTL नहीं कैलकुलेट कर सकते तो हमारा P1 भी तो अननोन हो गया, क्योंकि PTL पता ही नहीं है कितना है, तो हमारा P1 भी अननोन हो गया। तो इस तरीके से P1 हमारा अननोन हो गया। क्यों? क्योंकि PTL की वजह से जो ट्रांसमिशन लॉस आया उसको एडजस्ट करने के लिए हमें P1
उसको एडजस्ट करने के लिए पीटीएल, पीडीएल हमें नहीं पता है, जैसे पीटीएल हमें नहीं पता है तो P1 भी हमारा अननोन हो गया। अब हमने ये देखा कि P1 को पीटीएल को कहाँ हम जोड़ सकते हैं, पीटीएल को हमने ये भी देखा कि जनरेटर पर जोड़ सकते हैं, लोड पे नहीं जोड़ सकते क्योंकि बाद हमें कंज्यूमर को हम कह नहीं सकते हैं, हम जनरेटर पे कह सकते, जनरेटर पे पीटीएल को एडजस्ट कर सकते हैं बाई फ्यूल इंजेक्शन, बाई एडजस्टिंग द फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, अब सवाल उठता है कौन सी जनरेटर पे, कौन से जनरेटर पे, इस पे या इस पे, 1 पे या 2 पे। बेसिक है तो प्रैक्टिकली ये कहता है जो लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पे पीटीएल को एडजस्ट किया जाता है, जो लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पे पीटीएल को एडजस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे जो वेरिएशन है पावर की वहाँ पे ज़्यादा हमें मतलब लिमिट मिलती है, क्योंकि यह 30 मेगावाट है और ये 100 मेगावाट है। तो अगर लार्जेस्ट डिमांड है वहाँ पे या फिर ज़्यादा डिमांड है तो हमें वेरिएशन की लिमिट हमें वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम प्रैक्टिकली मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली यही किया जाता है कि जो इन दो बसेस में लार्जेस्ट बस होगी उस पर पीटीएल को एडजस्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे हमारा P1 अब क्या हुआ, P1 पीटीएल की वजह से P1 अननोन हो गया। P1 क्या हुआ, हमारा अननोन हो गया, ये अननोन में चला गया। अननोन में क्यों गया? पीटीएल की वजह से गया। अननोन में गया किसकी वजह से? पीटीएल की वजह से। हम तो ये कहे थे कि 100 में, लेकिन पीटीएल की वजह से हमें उसे एडजस्ट करने के लिए पीटीएल को हमें P1 को अननोन बनाना पड़ा। क्यों? पीटीएल हमें मालूम नहीं पड़ रहा था जब तक कि लोड फ्लो एनालिसिस पूरी न निकाल करके सारी वेरिएबल्स की लोड फ्लो एनालिसिस करके पूरी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू V और डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें I13 मिलेगा। जब I13 मिलेगा तो हमें पीटीएल मिलेगा, जब पीटीएल मिलेगा तब जाके हमें P1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर अब नॉन में अगर बात करते हैं, इसको देखिएगा, अगर हम नॉन वाले वेरिएबल्स उसको देखें, इस कॉलम को देखें तो सब में P3 अवेलेबल है, P2 भी है, P3 सब में मतलब P अवेलेबल है, P2 भी है, P3 भी है, P4 है, लेकिन P1 नहीं है। तो यहाँ किसी चीज़ की लैक हुई ना, कमी हुई, ये लैक हुआ, यहाँ पे P1 लैक कर रहा है, मतलब यहाँ पे P1 नहीं है तो बाकी सब में है। तो इसे कहेंगे हम लोग स्लैक बस। स्लैक बस मीन्स लैक ऑफ P। स्लैक बस, स्लैक का मतलब यही होता है लैक, किसी की कमी। तो यहाँ पे कमी किसकी है? P की कमी है, इसलिए स्लैक बस इसे कहेंगे। तो क्या हुआ, चूंकि P1 हम किस बस पे एडजस्ट कर, P1 पीटीएल किस पे कर रहे थे हम? P1 पे कर रहे थे। P1 क्या थी? हमारी जनरेटिंग बस थी। तो जनरली जो होता है स्लैक बस क्या होता है? स्लैक बस एक जनरेटिंग बस होती है। जनरेटर बस किसी एक जनरेटर बस को स्लैक बस कहा जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो स्लैक बस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। क्यों स्लैक बस कहते हैं? क्योंकि यहाँ P1 की वैल्यू हमारी लैक कर रही है, नहीं मिल रही, बाकी सब बस में P की वैल्यू मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही? पीटीएल की वजह से नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स के हिसाब से हमारे पास 8 इक्वेशंस, तो हमारे पास अननोन 9 हो गए, 9 हो गए। तो अब हम इसका क्या करें? फिर दिक्कत हो गई। तो इसके लिए हम लोग, जैसे हम उस पावरफुल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये क्या कर रहे थे, Vs एट द एंगल ऑफ डेल्टा कर रहे थे और Vr एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री कर रहे थे। इसको हम रेफरेंस मान रहे थे। ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए भी एंगल हम कहीं पे रेफरेंस मानेंगे और वो रेफरेंस हम यहाँ पे मानेंगे, डेल्टा 1 को मानेंगे रेफरेंस। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 या एक रेफरेंस मानेंगे। अच्छा, डेल्टा 1 को ही क्यों मानेंगे? डेल्टा 3 को भी तो मान सकते हैं, डेल्टा 4 को भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए हम डेल्टा 3 को मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट, और यहाँ से डेल्टा 3 हटा देते हैं, तो ये देखिए कि तीसरी बस के लिए तो हमें 3 वैल्यू मालूम है, जबकि पहली बस के लिए हमें एक ही वैल्यू मालूम है। तो कुछ ये ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो इसलिए जनरली जो किया जाता है, जो स्लैक बस होती है उसके डेल्टा 1 को रेफरेंस माना जाता है। तो ये यहाँ पे हमें डेल्टा 1 रेफरेंस के तौर पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? डेल्टा 1 और V1। अब चूंकि ये रेफरेंस माना गया इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस बस भी कहते हैं। समझिएगा, स्लैक बस और रेफरेंस बस सिनोनिम्स नहीं है, एक ही नहीं है।
स्लैक बस क्यों हो रहा है? क्योंकि कमी है पी की, इसकी वजह से स्लैक बस कहा जा रहा है। और रेफरेंस बस क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम रेफरेंस मान रहे हैं इस बस को, डेल्टा वहाँ पे रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्लैक बस भी हमें मालूम पड़ गई क्या है, रेफरेंस बस भी मालूम पड़ गई, पीक्यू बस मालूम पड़ गई क्या चीज़ है, पीवी बस मालूम पड़ गई क्या चीज़ है, ट्रांसमिशन लॉस को कैसे एडजस्ट करते हैं वो क्या चीज़ है। तो इस तरह से हमें ये, अच्छा एक टर्म और आता है स्विंग बस का। स्विंग बस मीन्स अगर कहीं पे पावर स्विंग हो रही है, पावर स्विंग हो रही है, मान लीजिए मतलब पावर चेंज हो रही है, इस मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लॉस में ही कहीं चेंज हो रहा है, तो कौन सी पावर हमारी चेंज होती है? P1 चेंज होती है ना, बाकी सब फिक्स हैं, बाकी सब हमें नोन है, अननोन क्या है? P1। तो यही बस कहलाती है हमारी स्विंग बस भी कहलाती है, क्योंकि ये पावर को एडजस्ट कर रही है, एब्जॉर्व कर रही है। तो ये स्विंग, जैसे जैसे पावर में मतलब बदलाव होता है, चेंज होता है, स्विंग मतलब चेंज तो वैसे ही P1 में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स ये देखा कि जो बसेस होती हैं हमारी, वो PQ बस होती हैं, PV बस होती हैं। किस पे हम कैसे हम देखेंगे कि ये लोड बस है, जनरेटर बस है, उस पर ये देखेंगे कि हमें नॉन वैल्यूज़ क्या पता है, नॉन वेरिएबल्स क्या हैं। अगर P और V है तो हम उसे PV बस कह देंगे, अगर P और Q है तो उसे लोड बस कह देंगे। फिर हमने देखा कि स्लैक बस क्या होती है, फिर हमने देखा रेफरेंस बस क्या होती है, उसके बाद देखा स्विंग बस क्या होती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है बसेस का वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।